नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग 510 का यूनिट 1 का मुख्य प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न है, वैज्ञानिक साक्षरता का क्या अर्थ है। वैज्ञानिक साक्षरता का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक साक्षरता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने दैनिक अनुभवों से संबंधित जिज्ञासा से उत्पन्न प्रश्न पूछ सकता है, पता लगा सकता है, प्रश्नों के उत्तरों का निर्धारण कर सकता है। यहाँ पर है क्या कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का यदि मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए यदि वह प्रश्न पूछता है और प्रश्नों का उत्तर पता लगाना चाहता है, प्रश्नों का उत्तर निर्धारण करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम वैज्ञानिक साक्षरता कहेंगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने दैनिक अनुभव से, यहाँ मुख्य चीज है दैनिक अनुभव। ये जरूरी नहीं कि इसमें औपचारिक रूप से पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यदि उसे दैनिक अनुभव है और दैनिक अनुभव के कारण जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसके लिए प्रश्न पूछता है, उत्तर का पता लगाता है, प्रश्नों का उत्तरों का निर्धारण करता है, तो ये सभी आपका वैज्ञानिक साक्षरता कहलाता है। व्यक्ति में आलोचनात्मक अवलोकन, वर्णन, स्पष्टीकरण और प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता को वैज्ञानिक साक्षरता कहा जा सकता है। व्यक्ति में आलोचनात्मक अवलोकन, कोई भी चीज़ का आलोचनात्मक जब अवलोकन होता है, आलोचनात्मक वर्णन होता है, स्पष्टीकरण होता है, या फिर प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता उसमें है, वह व्यक्ति कोई प्राकृतिक घटनाओं की, होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है, तो इसे हम वैज्ञानिक साक्षरता कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रमाणों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करना या उनका मूल्यांकन करना और इन तर्कों से निकले निष्कर्षों को उपयुक्त तरीके से प्रयोग करना भी वैज्ञानिक साक्षरता है। ध्यान दीजिए, कहता है प्रमाणों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करना। कोई भी प्रमाण और उस प्रमाण के आधार पर यदि आप कोई तर्क वितर्क कर रहे हैं, तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, या उनका मूल्यांकन करना चाहते हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं, या इन तर्कों से निकले निष्कर्षों को उपयुक्त तरीके से प्रयोग करना। जो तर्क निकला, तर्क से जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष का उपयुक्त तरीके से प्रयोग करना। यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो यह भी एक वैज्ञानिक साक्षरता है। यानी हमने तर्क प्रस्तुत किया, इस तर्क का मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन करने के बाद फिर से तर्क से निष्कर्ष को निकाला, और जो निष्कर्ष निकला इसको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किया। यही वैज्ञानिक साक्षरता है। वैज्ञानिक साक्षरता के द्वारा वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं, अनुभवों, परस्पर क्रियाओं, प्रयोगों, नवाचार आदि वास्तविक जीवन से जुड़ने में मदद करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो वैज्ञानिक साक्षरता है, यानी वैज्ञानिक तरीके से सोचना। जिस तरह से वैज्ञानिक नए नए चीज़ों को सोचते हैं, नए चीज़ों के बारे में करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जो पुराना चीज़ है इस पर नया लगाते हैं, यही आपका वैज्ञानिक साक्षरता है, और इसी को हम लोग वैज्ञानिक साक्षरता के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षण कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके यहाँ विकलांग बच्चे हैं, तो इन विकलांग बच्चों का पढ़ाई कैसे करेंगे आप, किस तरह से विकलांग बच्चों को पढ़ाएंगे, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। विद्यालय के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ पर है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दो तरह के स्कूल हो सकते हैं। एक हो गए विशेष स्कूल, विशेष विद्यालय, जहाँ पर केवल और केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी विकलांग बच्चे रहते हैं। दूसरा होता है सामान्य विद्यालय,
सामान्य विद्यालय में ही समावेशी शिक्षा अपनाकर उसी विद्यालय में जो अच्छे बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, सबों को एक साथ बैठाकर शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। तो एनसीएफ 2005 का वकालत करना है। एनसीएफ 2005 कहता है कि इसके लिए विशेष विद्यालय न होकर समावेशी शिक्षा अपनाया जाना चाहिए। जो जनरल विद्यालय हैं, जो सामान्य विद्यालय हैं, उसी विद्यालय में पढ़ाने की तरीका को बदल दें और उसी पढ़ाने के तरीका में जो सामान्य बच्चे हैं जिनमें कोई तरह का त्रुटि नहीं है और वैसे बच्चे जिनमें कोई त्रुटि है उनको साथ में पढ़ाया जाना चाहिए। विज्ञान शिक्षण के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। अन्य विज्ञान शिक्षण के लिए भी हमको समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। समावेशी कक्षा में बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ाना चाहिए। समावेशी कक्षा में हम पहले भी बोले कि समावेशी कक्षा वह कक्षा है जहां पर सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी साथ में आकर बैठते हैं, पढ़ते हैं, एक साथ सब काम करते हैं। जितने भी गतिविधियां होता है सब एक साथ करने का प्रयास करवाया जाता है। सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसमें भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हों तो इन्हें पढ़ाना एक चुनौती होता है। दूसरी बात है कि आप देखेंगे जितने बच्चे आ रहे हैं आपके विद्यालय में सभी एक दूसरे न किसी तरह से अलग है। किसी का भाषा अलग, किसी का परिवार अलग, किसी का धर्म अलग है, किसी का समुदाय अलग है, किसी का रहन सहन खान पान अलग है, किसी का सोचने का तरीका अलग है। कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में कमज़ोर है, कोई विकलांग है तो कोई किसी शारीरिक दुर्बलता से ग्रसित है। तो अनेक तरह के बच्चे विद्यालय में आते हैं। इन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, एक साथ बैठाना एक चुनौती भरा कार्य होता है। समावेशी शिक्षा में कक्षा बनावट को आवश्यकता अनुसार बदलना पड़ता है। जब हम समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो कक्षा का जो बनावट होता है उसमें हम कुछ न कुछ चेंजिंग करते हैं। मान लीजिए अभी इस तरह का कक्षा आपके पास था, यहाँ ब्लैक बोर्ड था, यहाँ पर पूरा बैठने के लिए बेंच डेस्क जो भी लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप समावेशी कक्षा का सोच करते हैं, समावेशी कक्षा का निर्माण करना चाहते हैं, इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन बच्चों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उन्हें कौन सा परेशानी है, उन्हें चलने में परेशानी है, बैठने में परेशानी है, देखने में परेशानी है, किस तरह की परेशानी है, उस परेशानी को ध्यान में रखकर, उस परेशानी को दृष्टिपथ रखते हुए, उस परेशानी को ध्यान में रख करके यहाँ पर आवश्यक बदलाव आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ बैठने की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड की स्थिति, रोशनी के लिए ट्यूबलाइट की स्थिति, फर्नीचर की व्यवस्था में बदलाव करना होता है। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेंच पर बैठ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए दरी की व्यवस्था। हो सकता है कुछ लोग चलने में दिक्कत हो रहा है, मूवमेंट करने में, वहाँ पर आपको जो बेंच और इसका दूरी है, ये जो बीच में गली जैसा दूरी, इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। बैसाखी के सहायता से चल रहा है तो उसको आने जाने के लिए सुविधा हो। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान हमको देना पड़ेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिक समय देने की आवश्यकता है। विभिन्न विधियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनको हम विभिन्न प्रकार के विधियों का उपयोग करेंगे। कौन सा विधि उसके लिए सूटेबल है, इस पर ध्यान देंगे। अपना जो पढ़ाने का स्टाइल है, अपना जो पढ़ाने का विधि है, इस पर हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन करके हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं। और हर छोटी चीज़ को भी विस्तार से समझाना होता है। बच्चे केवल शिक्षक से नहीं सीखते बल्कि वो अपने परिवार समाज से भी सीखता है। वह खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में दोनों तरह के, यहाँ पर देखिए, बच्चे घर में सीखते हैं, परिवार में भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, समुदाय से भी सीखते हैं, खेल खेल में भी सीखते हैं। बच्चे हर जगह कुछ न कुछ सीखते हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि बच्चों को उचित मार्गदर्शन दें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें सीखना है। दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अधिक घुमा फिरा रहता है। देखिए, सामान्य बच्चों को उतना घूमने फिरने का मौका नहीं रहता है। सामान्य बच्चे कहीं भी आ जा सकते हैं। मान लीजिए वो अपने 4 दोस्तों के साथ में क्रिकेट मैच खेलने के लिए पड़ोस के पंचायत में, पड़ोस के गांव में या पड़ोस के शहर में भी चला जाता है। लेकिन सामान्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या तो उसके घर से थोड़ा पाबंदी रहता है कि नहीं, कैसे जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, या तो चलने फिरने में दिक्कत होती है, नहीं जा पाता है। उन लोगों की जो अनुभव होता है, जब हर जगह पहुंचा नहीं तो उसके अनुभव थोड़ा कम होता है।
लेकिन सामान्य बच्चे जो हर जगह घूमे फिरे रहते हैं, हो सकता है वो अपना नानी के घर हमेशा घूमने जाते हैं, हो सकता है वह कहीं टूर पर घूमने के लिए जा रहा हो, पिकनिक मनाने के लिए जा रहा हो, यानी बहुत जगह पर सामान्य बच्चे चले जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चे प्रायः उतना नहीं घूम फिर पाते हैं जितना सामान्य बच्चे घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में सामान्य बच्चों के पास में ज़्यादा अनुभव, यहाँ दो तरह के बच्चे हो गए। यहाँ पर एक हो गया जो हमेशा घूमता है, हर जगह जाने के लिए उन्हें सुविधा है, और दूसरे जो ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, घूम नहीं पाते हैं। तो इनके पास अनुभव ज़्यादा हो गया, इसके पास में अनुभव कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में यदि हम कोई उदाहरण देते हैं तो इस उदाहरण को देने के पहले हमको सोचना पड़ेगा कि ये बच्चा जान रहा है उस उदाहरण के बारे में कि नहीं। हम मान लीजिए एक उदाहरण दिए झील का। अब झील तक ये सामान्य बच्चे पहुँचे हैं, लेकिन झील तक ये विशेष आवश्यकता वाला बच्चा नहीं पहुँच पाया है। तो इसको उदाहरण के साथ साथ इसके बारे में हमको पूरा क्लियर करना पड़ेगा, क्या होता है नहीं होता, इसी बातें करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपने अनुभव के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। जब हम यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे विद्यालय में, हमारे कक्षा में दोनों बच्चे हैं जो बहुत अनुभव वाले हैं और जिन्हें कम अनुभव है। शिक्षण की किसी एक विधि या रणनीति को हम सबसे उत्तम नहीं मान सकते। यदि हम कोई एक विधि से पढ़ाना चाहते हैं, एक रणनीति बनाना चाहते हैं, तो ये गलत होगा। आवश्यकता है विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण, शिक्षार्थियों की भिन्न प्रतिक्रियाओं पर आधारित विभिन्न क्रियाकलापों की। यहाँ पर हमको तरह तरह के क्रियाकलाप करने की आवश्यकता है, तरह तरह से प्रस्तुतिकरण करने की आवश्यकता है। कौन सा प्रस्तुतिकरण, कौन सा क्रियाकलाप किसके लिए अच्छा हो सकता है, हमको वहाँ पर जांचने परखने की बात है। हम जांचेंगे परखेंगे कि कौन सा क्रियाकलाप, कौन सा गतिविधि, कौन सा शिक्षण विधि इस बच्चे के लिए भी लाभदायक है और इस बच्चे के लिए भी लाभदायक है। इसलिए हमें शिक्षण उपागमों को मिश्रित रूप में लेना होता है, यानी मिला हुआ, जो कई अधिगम क्रियाओं से मेल खाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखा कि किस तरह से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमको पढ़ाना है। तो यहाँ पर जो उभर के बात आई कि समावेशी शिक्षा, और यहाँ पर जो अनुभव होता है सामान्य बच्चों को ज़्यादा होता है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कम होता है। हमको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर भी ध्यान रख करके शिक्षण रणनीति, शिक्षण पाठ योजना, कोई भी चीज़ क्रियाकलाप का चुनाव करते हैं, गतिविधि का चुनाव करते हैं, तो दोनों को ध्यान में रख करके करना पड़ता है और हमको समावेशी शिक्षा उपयोग में करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आपको ये नोट्स अच्छा लगा हो तो इस नंबर पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, यहाँ पर आपको मिलेगा। यह बेहतरीन नोट्स है। एक सब्जेक्ट का आपको 25 रुपये मात्र मिलेंगे PDF रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा, विद्यालय अधिगम में प्रयोगों की भूमिका का वर्णन करें। इस पर हम लोग देखेंगे। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।